अगर आप भी इस गर्मी के मौसम में धूप से परेशान हो रहे हैं, अपने घर की छत पे शेड लगवाना चाहते हैं या दुकान के बाहर फोल्डिंग पर्दे की ख्वाहिश रखते हैं तो रब्ता करें समट टेंट पे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान सऊद के साथ, जो कि आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। हमारा तावन किया है समट टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने, लैनिंग फ्रांस लेबॉर्ट्रीज, हेनेमन बुक्स एंड फार्मेसी और पाक ऑनलाइन शॉपिंग ने। जैसा कि हम छठे रोज़े में दाखिल हो चुके हैं, इफ्तार की जानिब रवा दवा हैं, मैं आप लोगों से आज एक हदीस शरीफ शेयर करना चाहता हूँ जो कि सही बुखारी हदीस नंबर 1894 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा दोज़ख से बचने के लिए एक ढाल है, इसलिए रोज़ेदार ना फहश बातें करे ना जहालत की बातें करे। अगर कोई शख्स उससे लड़े या उसे गाली दे तो उसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं रोज़ेदार हूँ। ये अल्फाज 2 मरतबा कह दे, इस ज़ात की कसम कि जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा अपना खाना पीना और अपनी शहवत मेरे लिए छोड़ देता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। दूसरी नेकियों का सवाब भी असली नेकी के 10 गुना होता है। बहुत ही खूबसूरत बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े का मकसद सिर्फ खाना पीना छोड़ना ही नहीं है, अपने मुंह पे कंट्रोल, अपना अखलाक बेहतर करना। ये नहीं कि आप रोज़ा रख के सहरी करके बाहर जा रहे हैं और बाहर किसी से नोक झोंक हो गई और आप उससे गाली दे रहे हैं, गलोच कर रहे हैं, तो वो आपकी नेकियां कम कर देता है, इनफैक्ट आपकी रोज़े को भी मुतासर करता है। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सेट पे, CEO वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज बाय प्रोफेशन, 75 लोकेशन, सोशल एक्टिविस्ट, डिस्ट्रिक्ट सार्जेंट एंड आर्म रोटरी इंटरनेशनल 3271, चार्टर्ड प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ कराची। इनका ताल्लुक रोटरी क्लब से है और असलम रेंजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका इंटरव्यू लेंगे डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद जी। तो अस्सलाम वालेकुम। हमने जैसा कि आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन के अंदर, आज जो हमारे साथ सेट पे शख्सियत मौजूद है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं और मैं खुद इनका जो है वो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सोशल एक्टिविटीज़ हों या और कुछ भी हो या किसी इंसान की हेल्प करनी हो, हम असलम साहब को जो है वो सबसे पहले जो है वो वहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो असलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको हम सेट पे जो है वो वेलकम कहते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी जो है वो मसरूफ़ ज़िंदगी में से जो है वो वक्त निकाल के आए। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल ये कि मैं आपको बहुत देखता हूँ सोशल मीडियाज़ के ऊपर और वैसे भी आपसे जो है वो मुलाकात रही है कि आप है ना सोशल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मतलब चाहे वो जो है वो राशन ड्राइव हो या और कोई किसी की हेल्प करना हो। और हमने जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया कि आप रोटरी इंटरनेशनल के साथ भी बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं। तो अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि यार ये हेल्प करने के बाद आपको क्या हासिल होता है, क्या आप ये मतलब क्यों करते हैं हेल्प? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सऊद साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सेहतमंद रमज़ान में मुझे इनवाइट किया और मैं बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड भी था कि आपके प्रोग्राम में आया, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुझे कहा कि आप मेरे फ़ैन हैं तो मैं भी इत्तेफाक से आपका भी फ़ैन हूँ। तो ये वॉइस साथ जो फ़ैन खेल रहे हैं हम लोग, वो इसलिए है कि हम एक दूसरे में कोई चीज़, कोई ऐसी जो है ना खुसूसियत हम एक दूसरे में देखते हैं कि हमें एक दूसरे की तरफ इंस्पिरेशन मिलती है। बाकी सवाल है कि रोटरी में और ये जो इंसानी खिदमत के काम है या सोशल एक्टिविटी के जो काम है, बात सिंपली ये मेरे भाई कि आप अपनी ज़िंदगी में जब स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करते 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 जब आप एक पोजीशन में पहुंचते हैं जो कि आपने टारगेट की हुई होती है, तो आप उस पूरी स्ट्रगल का मकसद ही यही होता है कि आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ पर आप अपने उन तमाम सालों को यकजा करके और जो आपने जो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है उससे किसी अपने इंसानों को, अपने भाइयों को या अपने अतराफ में लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो बस यही एक एम था और एम है अल्हम्दुलिल्लाह से।
तो आपका जब एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि जब आप स्टडी करते हैं, फिर आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने रोज़गार के लिए, और फिर उसके बाद आप जब एक पोजीशन में जब आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब ये एक मतलब टारगेटेड था कि अल्लाह पाक एक मुझे कोई ऐसा एक जो है ना मतलब वक्त दे, एक ऐसा मुझे कोई हैसियत दे कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो उसमें कम से कम बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें तो मैं एक एक चीज़ का तो मुझे याद भी नहीं होता अगर मैं कर लूँ, लेकिन आपने स्पेसिफिकली रमज़ान के बारे में मुझे पूछा, तो मुख्तलिफ जो है ना वो समाजी तंजीमों के साथ मुंसलिक रहने के बाद 2007 में जब मैंने रोटरी को ज्वाइन किया, तो रोटरी को ज्वाइन करने का एक मकसद था कि वहाँ मैंने ये देखा कि वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है और इसके जो ना पूरे वर्ल्ड में कोई तकरीबन 35,000 से ज़्यादा क्लब्स हैं और उसके कोई 1.2 मिलियन इसके जो ना मेंबर्स हैं, जो कि इतने ऑर्गेनाइज्ड है कि पूरी दुनिया में कोई 20,000 जो है ना फलाह बहुत के काम करते हैं। तो जब मैं रोटरी में आया तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था और मैं ऐसे ही जो है ना जिस तरह रोटरी में लंच चलते हैं तो मैं लंच करके आया था। लेकिन मुझे जब 2011 में प्रेसिडेंटशिप मिली रोटरी क्लब ऑफ कराची मिड टाउन की, तो उस वक्त मुझे जो है ना रोटरी में जब एक ट्रेनिंग दी गई जिसको पैट्स कहते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रेनिंग कहते हैं, उसमें जब मैं गया तो वहाँ पर उन्होंने पूरा रोटरी का एक सिस्टम एक एडमिनिस्ट्रेशन हमें समझाया। तो मुझे ये लगा कि ये वो जगह है जहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हैं, फलाही कामों को कैसे एग्जीक्यूट करें। आपके पास जो ना वसाइल होते हैं, आपके पास शायद लोग भी होते हैं, आपके पास शायद और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें करना नहीं आती हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म में जब आप आते हैं तो आपको चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का जो है वो अपना जो है तरीका सिखाते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं, बाहर से एड भी करते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड होती है। हमने तो आज तक ली नहीं, हमने तो आज तक रोटरी में जितने भी सारे काम किए वो हमने हमारे क्लब रोटरी क्लब ऑफ कराची बीच हूँ जिसका मैं चार्टर्ड प्रेसिडेंट हूँ, तो हमने खुद ही अपने वसाइल से जितने भी हमारे प्रोजेक्ट है जिसमें अपना जो पोलियो ड्राइव होती है हमारी हर साल और साल में कई बार होती है, और उसमें हम जो है वो वाटर जो है सैनिटेशन के प्रोग्राम करते हैं, हम लोग मदर एंड चाइल्ड के ऊपर काम करते हैं। और स्पेशली अगर हम लोग रमज़ान के ऊपर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह से जब से मैंने 2016 से हम लोगों ने क्लब को चार्टर्ड किया है, हम लोगों ने रमज़ान राशन की एक स्पेशल ड्राइव की हुई है, जो कि हम रमज़ान से एक हफ़्ता पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह से कोई तकरीबन कम से कम 150 से 250 घरों को हम जो है वो एज़ पर उस जो है ना टाइम के हिसाब से कि कभी आजकल तो जैसे महंगाई हो रही है तो 2,000 से लेके 3,000 4,000 तक का एक बैग होता है, और वो हम जो है ना वो उसमें तमाम जो है रमज़ान मुबारक की जो कि हम रोज़ा रखते हैं और उसमें हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम जो है ना हम तकरीबन 200 से 250 घरों को वो हम लोग जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सिर्फ रमज़ान में स्पेसिफिक है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने पिछले साल याद है मुझे तकरीबन 1200 बैग हम लोगों ने किए थे, जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कंपनी के ताबून से किए थे, जिसको हमने इब्राहिम हैदरी में हम लोगों ने तकरीबन वहाँ पर 300 बैग किए थे, और हम लोगों ने जो है गडाप में और मुख्तलिफ जगहों पर जाके हमने उसको एग्जीक्यूट किया था। तो दिल से एक खुशी होती है, एक सेटिस्फेक्शन होती है। आपका जो सवाल था कि मिलता क्या है, मिलता सिर्फ ये है कि हमें एक अपने होने का एहसास होता है कि जब हम जब माशरे में मूव कर रहे होते हैं तो लोगों को जब देखते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और सफ़ेद पोश लोग स्पेशली जो कि ना तो किसी को कुछ कह सकते हैं ना मांग सकते हैं, स्पेशली उनकी बगैर किसी पब्लिसिटी के मदद करने में बहुत दिल से खुशी होती है और एक रूह में एक किस्म की ताजगी आ जाती है। जी सर, तो आपने जो है वो बिल्कुल सही बताया, और वो एक बात बोली जाती है ना कि अगर आप अल्लाह के
काम में जो है वो लग जाते हैं तो फिर अल्लाह जो है वो आपके काम में लग जाता है। और जैसा कि जो है वो कहा जाता है कि अगर आप अल्लाह की राह में 1 रुपया जो है वो खर्च करें तो उसके बदले जो है वो आपको 10 रुपये मिलते हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ पैसे हासिल नहीं होते, इंसान को खुशियाँ भी और जो है वो सेटिस्फेक्शन भी हासिल होती हैं। तो आपने जो बताया कि आपका क्लब और आप खुद माशाल्लाह जो है वो बहुत सारी जो है आपकी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे लोग की आप जो है वो हेल्प कर रहे हैं और उनके जो है वो फेस पे आप स्माइल लेके आ रहे हैं। एक सवाल, एक स्टोरी आपने जो है वो अपनी सुनाई थी, वो बड़ी इंस्पायरिंग थी। एक सेमिनार में मैं था आपके साथ, तो वो बड़ी मुझे इंस्पायरिंग लगी। और हमारे नाज़रीन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे जो है वो मोहब्बत करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, और वो यकीनन जो है वो हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। उनके जहनों में एक सवाल आया होगा कि ये जो मोहम्मद असलम रेंजर है, जो अभी जो है वो अभी इतनी इंस्पायरिंग शख्सियत है कि अभी जो है वो, मैं ये समझता हूँ कि रोटी इंटरनेशनल जो है, ख़ास तौर पे हम ये कराची शहर की बात करें तो मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि अगर कोई ये शख्स मुझे बोले कि मैं रोटरी के अंदर हूँ और मैं असलम साहब को नहीं जानता, तो मैं उसको कहूँगा कि भाई नहीं, आप रोटरी का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़ा एक्टिवली जो है वो इसमें पार्ट लेते हैं। तो आप ये बताएं कि वो क्या स्टेप्स थे, वो क्या की पॉइंट्स थे कि जिनको हासिल करने के बाद आप जो है वो माशाल्लाह एक जो है वो नाम बन चुके हैं और इतने जो है वो आपके फॉलोअर्स हैं। तो कोई आम बंदा अगर ये सोचे कि मुझे असलम रेंजर बनना है, तो वो क्या पॉइंट्स है कि हासिल करने के बाद कोई असलम रेंजर जो है वो बन सकता है? अच्छा, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब जो सवाल किया है कि असलम रेंजर कैसे बना। बिल्कुल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जिस तरह सारे बच्चे होते हैं स्कूल वगैरह में जाते हैं, तो जब मैं स्कूल लाइफ में था तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा तो नहीं था मैं। तो मुझे नहीं याद कि मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या इवन सिक्स तक कैसे पहुंच गया। अच्छा अच्छा। बस अल्लाह का शुक्र हो गया, पता नहीं मैंने वाकई कोई पास किया हो, मुझे याद नहीं है। हालांकि मुझे अपने जो बचपन की तमाम चीज़ें याद है। बहरहाल जब मैं 6 में पहुंचा तो फिर जो है वो वहाँ से जो है ना मेरी ज़िंदगी में कोई तरह चेंज ये आया कि उन्होंने मुझे फेल कर दिया। अच्छा, उन्होंने मुझे फेल कर दिया तो मेरे जितने भी सारे बैच के जो लड़के थे वो आगे निकल गए। सही है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मेरा सेटबैक हुआ कि यार ये क्या हो गया। फिर जो वहाँ पर हमारी जो मतलब क्लास टीचर थी वो थी शमीम अख्तर थी, आज भी मुझे उनका नाम याद है। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा मैडम मैं फेल हो गया, तो कह रहे तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, ये देखो तुमने सारा जो किया था तुमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। तो बहरहाल अब तुम जो है पढ़ो। बहरहाल अगले साल अब भी से मैंने कोशिश की, लेकिन चूँकि मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं फिर फेल हो गया। अच्छा। अब जो तीसरा साल था तो वो था अपना हमारे मुल्क में जो ना सबमिट कॉन्फ्रेंस हुई थी, 77 की बात थी, 76-77 की बात। अच्छा। तो उसमें जो ना जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, सही है। तो उन्होंने जो है ना वो हम छोटे छोटे जो थे बच्चे थे वो पीटी करते थे ना वहाँ के, वो आने वाले थे सबमिट कॉन्फ्रेंस में। तो हमने वहाँ पर एक शो करना था। तो 4 महीने पहले हम सारे बच्चों को, जितने भी स्कूल्स थे कराची के, उन सब बच्चों को उन्होंने इंगेज किया और वो हम सारा दिन यही खेलते थे कि वो जैसे अपना जो बच्चे जो ना पीटी शो करते हैं ना उसमें, तो उसमें हमारे एग्ज़ाम की शायद डेट निकल गई, क्या हो गया। तो जिस तरह अभी हमारे शफकत महमूद साहब ने बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया था, तो हमें उस ज़माने में 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पास कर दिया। क्या बात है। वरना तो मैं अभी भी 6 में हटका रहा था। बहरहाल मैं किसी तरीके से 7 में आ गया और 7 में आके जब मैं पास हुआ तो मेरा मॉरल थोड़ा हाई हुआ हो गया। और मुझे लगा कि नहीं असलम अब आपको जो है पढ़ना है। बहरहाल वो जो क्लास थी मुझे याद है कि मैंने 7 को अपनी मेहनत से रट्टे लगा के पास किया और फिर मैं 8 में आ गया। 8 में फिर ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ कि मेरी वो वक्त ऐसा था कोई 79-80 का दौर था, पूरा पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों से मिले इंडिया जा रहा था। अच्छा। तो मैं भी चला गया। अब लोग तो 1-2 हफ्ते 4 हफ्ते वहाँ रह के आ जाते हैं, लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ा ही नहीं। मैं 4 महीने 10 दिन के बाद जब वापस आया तो यहाँ एग्जाम हो गए। अब जब ये एग्जामिनेशन हो गए तो उसके बाद हमें कहा कि भाई आप 8 को रिपीट करो। अब मैं ज़िद्दी बंदा था तो मैंने बोला नहीं, मैं 8 तो रिपीट नहीं करा, मेरा आप टेस्ट लो। बहरहाल वहाँ पर जो उस वक्त की हमारी क्लास टीचर थी मिस इतरत थी, उनसे मेरी कोई बहस हो गई और उन्होंने बोला कि तुम नहीं जाओगे, तुम अगर लाइन में जाओगे तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी। अच्छा। बहरहाल फिर वो
1-2 महीने के प्रोटेस्ट के बाद मैंने स्कूल ही छोड़ दिया। लेकिन उस मैडम की एक चीज़ थी कि जो मेरे दिल पे लगी हुई थी कि तुम जो है ना बड़े बदतमीज बच्चे हो, अच्छा, और तुम कभी पढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये मुझे कभी कभी तंग करती थी ये बात कि भाई ये जो कहती थी बाद में आपको इंस्पायर किया। राइट कि तुम नहीं पढ़ सकते। बहरहाल अब उसी ज़माने में मेरी इंगेजमेंट हो गई थी। अच्छा, वो माशाल्लाह। तो मेरी इंगेजमेंट हो गई तो हम तीन जो दामाद थे जब अपने ससुर के घर गए तो मेरे ससुर तो मेरे चचा थे तो हमें तो कोई मसला ही नहीं था। तो वो जो दूसरे 2 थे तो मेरे ससुर ने पूछा उनसे कि भाई तुम क्या करते हो, तो उन्होंने बोला भाई मैं बीएससी में स्टूडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जब दूसरे की बारी आई तो बोला तुम क्या करते हो, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इंटरमीडिएट हूँ। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे देखा और सवाल भी नहीं किया, कह रहा है यार तेरा तो मुझे पता है। तो वो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। अच्छा, बहरहाल ये वो दूसरा जो वो अटैक था मुझके मेरे ऊपर था। तो वो जो मेरे बीएससी वाले जो मेरे भाईजान थे, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे रिश्तेदार में उनकी शादी हो रही थी, तो वो उनको ज़रा मतलब क्यूरियोसिटी हुई कि असलम तुम माशाल्लाह तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है, क्योंकि मैं उस ज़माने में पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर में इंग्लिश सीखता था। अच्छा, और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं 9 फेल था, मैं 8 फेल था। मुझे आगे कहना तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है और तुम इतना ज़बरदस्त बोलते हो, कॉन्फिडेंस भी बहुत है, तो तुम 8 फेल हो यार, मेरे को भी नहीं मालूम था। मैं बोला अब हूँ तो क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि यार मैं तुम्हारे लिए, उनका नाम अनवर पठान था और अभी कुछ दिन पहले उनका जो इंतकाल हुआ है कोरोना की वजह से, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और वो मोहसिन थे मेरे। बहरहाल उन्होंने जो है ना अपने एफर्ट से 9 क्लास के फॉर्म भरे और वो उन्होंने बोला यार मैं तेरे ब्याह पे फॉर्म भर के आ गया हूँ, मुझे नहीं पता, अब तुमने एग्जाम देना है। मैं यार ये तुमने क्या किया, कह रहे बस मुझे नहीं पता यार, असलम मैं चाहता हूँ तुम पढ़ो। बहरहाल वो 9 का एग्जाम था, मुझे तो पढ़ना, मुझे किस तरह याद नोट्स वगैरह क्या होते ये भी नहीं पता था, प्राइवेटली मैंने दिया था। आप यकीन करें 4 टोटल थे सब्जेक्ट, और मैंने जो कोर्स की बुक होती थी उसी में से पढ़ के मैंने यहाँ रट्टे लगा दिए। अब तक मैं थोड़ा तैयार हो गया था, तो मैंने एग्जाम दिया तो मैं 2 सब्जेक्ट में पास हुआ। जब मैं 2 सब्जेक्ट में पास हुआ तो मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। अब वो सारे कह रहे भाई क्या हुआ, मैंने बोला भाई मैं 9 में 2 सब्जेक्ट, कह रहे यार 2 ही में तो पास हुआ, तो मिठाई बांटा। मैंने बोला तुम्हें क्या पता मेरे अंदर क्या मतलब जो खुशी चल रही है। बहरहाल और फिर वो मुझे इतरत का ख्याल भी आया कि मैडम को दिखाना है कि मैं पढ़ सकता हूँ। एनीवे उसके अगले साल 8 पेपर थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो 8 पेपर मैंने पास किए और C ग्रेड लिया मैंने। और फिर उसके बाद जो कुरैशी स्कूल था मेरा, उसके ऊपर ही इस्लामिया कॉलेज है। इस्लामिया कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया कि मिस इतरत वहाँ होती थी हमारी कुरैशी स्कूल पे, तो मैं ऊपर से उनको रोज़ देखता था कि ये अभी है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल मैंने इस्लामिया कॉलेज में पढ़ के इंटर करके जब मैं ग्रेजुएट हुआ और ग्रेजुएट करके मैं स्कूल गया, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी तकरीबन 60% जो है ना टीचर्स थी वहाँ पर, और मिस इतरत भी थी। तो मैं जब वहाँ पर गया और जब मैंने वहाँ जाके स्टाफ रूम में जब मैं गया तो मोस्ट ऑफ द टीचर जानती थी मुझे, क्योंकि मैं बड़ा मशहूर बन गया था तब भी, क्योंकि मैं शरारती बहुत था। तो असलम आया है भाई, तो इत्तेफाक से मिस इतरत का आना हुआ, कह रहा हाँ आ गया निकम्मा। तो उस वक्त तक मैं जो हमारी टीचर्स थी मैं उनको जो ये बात कह चुका था कि मैडम आज ही रिजल्ट आया मेरा और मैंने ग्रेजुएशन कर ली है। तो वहाँ पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं हुई। वहाँ पर जो दूसरी जो हमारी टीचर थी जो कि मेरी बहुत हमदर्द भी थी, उन्होंने बोला कि ये ग्रेजुएट हो के आया है आपको दिखाने के लिए। तो आप यकीन करें कि वो वहाँ पर मैडम शिशंदर रह गई और फिर उन्होंने अपना बयान ऐसे चेंज किया कि मैं तो चाहती थी कि तुम जो पढ़ लिख जाओ, तो मैं तो इसलिए कहा था और अच्छा हुआ कि तुम पढ़ लिख गए। बहरहाल वो दिन था मेरी ज़िंदगी में, वो बहुत जो अमेजिंग दिन था। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बिरादरी का जो कि गोदरा हमारी जो ना कम्युनिटी है, मैं उसमें जो प्रेसिडेंट अपने इलेक्ट हुआ। और ये सोशल वर्क के काम की बात आप करते हैं, तो मैं वहाँ पर जो प्रेसिडेंट जब मैं वहाँ पर बना तो एक छोटे से इशू की वजह से मैं वहाँ पर मैंने वहाँ की प्रेसिडेंटशिप ली थी कि मैं जिस तरह आपने कहा कि ये क्या आपके अंदर है कि आप कोई चीज़ देख नहीं सकते,
एक हमारी कम्युनिटी है, उसमें जो है ना स्कूल की जगह थी, मदरसे की जगह थी। तो जब हमारी ये नई कराची 11 जब आबाद हुई तो उसमें सबको प्लॉट वगैरह मिले। उस ऊपर में जो एक खातून रहती थी उनको प्लॉट नहीं मिला, क्योंकि उनकी कोई जिद होगी कि भाई हमें कॉलोनी का चाहिए या क्या चाहिए, तो वो रह गई। अब जब वो रह गई तो वो सुबह शाम जो है ना वो हमारी बिरादरी को बुरा भला कहती थी कि तुम लोगों ने सबने ले ली अगर, और मुझे नहीं मिला। अच्छा, हम स्टूडेंट थे और स्टूडेंट हो के हम नए नए शादियाँ हुई थी, रोज़ हम सुनते थे उसकी। तो बोले यार इनका मसला क्या है। तो एक दिन हम मतलब जितने भी थे लड़के थे हम उनके घर गए और बोला आप हमें बताएं मसला क्या है आपका। तो उन्होंने पूरी बात ये बताई कि भाई हमारा सबको तो इन लोगों ने दे दिया घर, हमको नहीं दिया। देखिए आज भी हम स्कूल के ऊपर जहाँ पर महाजरीन आके बसे थे आज भी हम यहीं पर रहते हैं। तो हमने बोला यार हम आपको देते हैं घर, सही है ना। हम जो है ना इस जो कि हमारी बिरादरी की प्रेसिडेंटशिप जो है मैं वो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जो टीम थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने सब ने मिलके तो एक टास्क लिया कि इनको जो है वो जहाँ इनको घर चाहिए वहाँ पर तकरीबन उस ज़माने में 10 लाख रुपए का घर था, 10 लाख रुपए का घर था। और हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी हमारे अंजुमन में, कोई शायद कोई 1-8 लाख रुपए होंगे या पता नहीं 50-60,000 होंगे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप एक अच्छा इरादा करते हैं किसी की मदद करने के लिए तो अल्लाह पाक आपकी हेल्प करते हैं। और हमने 6 मंथ का टारगेट लिया था कि हम 6 महीने में कहीं से भी चंदा करके, हमारी बिरादरी में चंदे बहुत होते हैं, हम कहीं से भी चंदा करके हम आपको आपका घर दिलाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली विद इन 6 मंथ हम लोगों ने वो उनके लिए वो 10 लाख रुपए का चंदा किया। और उनको इस फेडरल बी एरिया में अपना जो ब्लॉक 17 में उस ज़माने में 10 लाख रुपए का ही घर था, तो उनको वहाँ पर मतलब घर मिला। मैं नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन माशाल्लाह से आज वो खुश है। और ये यहाँ से हमने हमारा सफ़र शुरू किया। और एक नाज़रीन आपने देखा कि असलम साहब की जो है वो स्टोरी भी बहुत माशाल्लाह इंस्पायरिंग है और हमें इस स्टोरी से बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलता है। एक ये मिलता है सीखने को कि हमें जो है वो लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अगर हम जो है वो ठान ले कि ये हमें हासिल करना है और वो हासिल करने के साथ हम उसके लिए जो है वो मेहनत करना शुरू हो जाए तो वो हमें हासिल हो जाएगा। एक लास्ट सवाल असलम साहब आपसे मेरा ये है, चूँकि आपने पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे मुल्क देखे हैं और माशाल्लाह आपने एक लाइफ का बहुत बड़ा अरसा जो है वो गुजारा है, काफ़ी एक्सपीरियंसेस भी हैं आपको। हमारी जो यूथ है उसके जहन में एक सवाल होता है कि जो सुकून है वो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर के मुल्कों में है, यूरोपियन मुल्कों में है। एक सवाल उनके जहनों में ये भी होता है कि जो सुकून है वो ये अल्लाह के कामों में नहीं है, वो आप बाहर जाएं, बाहर आप इंजॉय करें लाइफ को, ये सुकून महसूस करते हैं। चूँकि आप बाहर भी गए हैं, आपने पूरी दुनिया भी देखी है, आपने वो मुल्क भी देखे हैं, आपने ये मुल्क भी देखे हैं, आपने नौजवानी के टाइम भी गुजारा और अभी भी माशाल्लाह आप नौजवान ही हैं वैसे तो आप ये बताएं कि सुकून कहाँ है? बड़ा खूबसूरत सवाल है और ये बड़ा जज्बाती सवाल भी है। और मैं आज के दौर में देखता हूँ कि जो हमारी यूथ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब भी है। और वो डिस्टर्ब इसलिए है कि उसके पास वो तमाम टूल्स आए हुए हैं जो एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे माशरे में होने चाहिए, और हमारे निस्बतन कम जो है ना पढ़े लिखे लोगों में वो सारे टूल्स जो अवेलेबल हो गए। तो बहरहाल मैं बात वहाँ से शुरू नहीं करूँगा, बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि सुकून कल्ब कैसे हासिल हो हमारी नौजवान नस्ल को। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं थ्रू आउट अपनी लाइफ को अगर मैं एनालिस करता हूँ तो मैंने ये चीज़ मैंने सीखी है कि चैरिटी ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम होम, और आपके घर का सुकून भी आपके घर से ही होता है। घर में जो एक हंसी होती है ना जिसको हम माँ कहते हैं वो बहुत अहम होती है। हमने उसको जो है ना माँ को, जो माँ का जो रोल है स्पेशली जो मेल अपना जो औलादें होती हैं उन्होंने आज अपनी माँ को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी जो है ना दर बदर की ठोकरें खाते हैं। आप यकीन करें कि जब आप अपने घर में अपने माँ बाप को इज़्ज़त नहीं देंगे ना तो बेसुकूनी रहेंगे। फिर आपको वही माशरा अच्छा लगेगा जो अपने माँ बाप को एक ख़ास एज में जाके, तो होम एज में जाके, होम जो भी इस तरीके के जो
जहाँ पर जो बूढ़े रहते हैं वहाँ पर छोड़ के आते हैं और ख़ुद भी बेसुकून होते हैं, और अपने उस माँ बाप को जिन्होंने उनके ऊपर पूरी अपनी ज़िंदगी लगाई हुई होती है उनको भी कर देते हैं, बेसुकून कर देते हैं। और आप यकीन करें कि आपके माँ बाप आपको देख के जीते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी तरबियत करते हैं, आपके लिए पीछे से दुआ करते हैं, और एक एज में आके जब आप ये समझते हैं कि अब आप कमाने लगे हैं या आप कोई चीज़ जो है माशरे में बन गए हैं, तो आप अपने माँ बाप को धुतकारना शुरू कर देते हैं। आप अपने माँ बाप को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वाकई बेसुकून हुए, तो मैं उनके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि जब उनका बिहेवियर ऐसा होता है तो वो माँ बाप जिन्होंने 80-90 साल तक जो है जीना होता है, वो अपने औलाद की इस एक्ट के बाद जो है ना वो कहते हैं हमें जीना ही नहीं है। आप अपने माँ बाप की लंबी उम्र के और सेहतमंद ज़िंदगी के ज़िम्मेदार आप हैं। अगर आप उनको उनके आखिरी वक्त तक अपने घर का सरबराह मानेंगे, उनसे अपने घर के तमाम फैसले कराएंगे और उनसे आप हर चीज़ पूछ के करेंगे, तो वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, ना कभी बीमार होंगे, और आप दूसरी तरफ एक कल्बी और ज़हनी सुकून में रहेंगे। तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, और खुसूसन उस माँ की करें जिन्होंने आपको पैदा किया है। उसके रात को जाके उसके पैर दबाएं, उसको पूछें कि माँ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, मैं तुम्हारे सर दबाऊँ, मैं तुम्हारे पैर दबाऊँ। आप यकीन करें ना वो आपसे सर दबाएगी ना पैर दबाएगी, क्योंकि वो माँ है। वो आपसे कहती कि नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन जो खुशी उसको तो आपकी पूछने से मिलेगी वो काबिल दीद होगी, प्लस उसके अंदर जीने की तमन्ना कायम रहेगी और वो हमेशा सेहतयाब होगी। तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी में देखूं तो जब मेरी अम्मा का इंतकाल हुआ तो मुझे तो आज तक यकीन ही नहीं आता कि मेरी अम्मा का इंतकाल हुआ, क्योंकि मैं इस बात को यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला, हर बात मेरी माँ से शेयर की और उससे पूछा और उसी को किया बड़ा किया, और उसने अगर कोई काम मुझे मना कर दिया तो उसमें मुझे करोड़ रुपया मिला या मुझे उसमें बेतहाशा फ़ायदा भी हो, तो मैंने कहा नहीं मुझे वो काम नहीं करना। अव्वल तो मुझे उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए जो कि अपेरेंटली मेरे लिए फ़ायदेमंद थी, उन्होंने मुझे मना ही नहीं किया, लेकिन फिर भी एक माँ का एक रुतबा था और है अल्हम्दुलिल्लाह से। वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर के माहौल में, और आज मेरे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में एक रिवायत कायम ये थी हमारे घर में कि हम लोग जब खाने के दस्तरखान पर बैठते हैं तो सबसे पहले प्लेट खाने की मेरी माँ की प्लेट होती थी, बाद में हम लोग लेते थे। आज मेरे बच्चे मेरे साथ ये कर रहे हैं कि जब तक मैं अपनी प्लेट में जो खाना नहीं भरता, मेरे बच्चे हाथ बांध के बैठे होते हैं, और कम से कम एक वक्त का खाना जो कि रात का खाना है, सब मिल के एक घर में बैठ के खाएं, तो फिर आपको वो जो बैरून मुल्क की दुनिया है वो अच्छी नहीं लगेगी। नाज़रीन, आज का जो हमारा शो था और जो है वो असलम साहब के साथ, वो बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने तो आज जो है वो बहुत कुछ सीखा असलम साहब से, इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। आप ज़रूर हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा आज का शो जो है वो कैसा रहा। एक असलम साहब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि आज जो है वो हमारी 6ठी ट्रांसमिशन है, और आपसे पहले जो गेस्ट आए, जब मैंने उनसे कहा ना कि आप लास्ट मैसेज दें हमारी यूथ को, तो आपको मिला के सब ने यही कहा कि हमारा लास्ट मैसेज है कि अपने इखलाक अच्छे बनाएं, अपने इखलाक अच्छे बनाएं। तो मैं इस बात का मैंने समरी ये निकाली है कि चूँकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी यूथ में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो हुस्न इखलाक की है। जब भी जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो सब इसी पे जोर दे रहे हैं कि आप अपना इखलाक अच्छा बनाएं, और आपने भी यही बात कही कि हुस्न इखलाक अच्छा बनाएं, ख़ासतौर पर अपने वालिदैन के साथ। और अल्लाह ताला ने तो आप देखें कि कुरान में कुछ इस तरह से फरमा दिया कि वालिदैन को उफ़ भी नहीं कहो। उफ़ मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी बात है कि ये डांटना, धमका देना, सुना देना, ये तो बड़ी ऊपर की चीज़ है। उफ़ नहीं कहो, अल्लाह ने फरमाया कि वालिदैन को उफ़, हम बोलते ना उफ़, आपने उफ़ भी नहीं कहना है। तो बड़ी इंस्पायरिंग आपने सारी बातें बताई, और हमारी यूथ को यकीनन इनसे जो है वो बहुत कुछ सीखा होगा। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फिर से कि आप जो है वो आए और आप बड़ी इंस्पायरिंग बातें बताई हमें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपको लंबी उम्र दे, और आपकी जो है वो इल्म अमल में इजाफ़ा हो। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल फिर इंशाल्लाह। आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।
मुल्की और गैर मुल्की होम्योपैथिक अद्वियात और कुतुब की ख़रीदारी के हवाले से एक मोतबर नाम हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी। अब आपकी सहूलत के लिए अद्वियात की होम डिलीवरी का भी इंतज़ाम है, तो रब्ता करें 0321897067 नज़द मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नाज़िमाबाद। हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी मयार और ख़िदमत की आला रिवायत ज़ेरी निगरानी होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तैयब। Presented by Summit 10, supporting partner Henneman Bookstore and Pharmacy, Lanning Laboratories and Park Online Shopping.